हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में हम लोगों ने कुछ हद तक जान लिया है और हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। आगे ध्वनि के बारे में जो भी जितनी भी बातें होती है, इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो ध्वनि क्या है इसके बारे में हम लोग कुछ जान चुके हैं, अब क्या करेंगे इसके आगे जानेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन हम लोगों ने क्या किया था? पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखिए, जो ध्वनि का परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा था, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में बताया गया कि जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे क्या होता है, ध्वनि का भी होता है। लेकिन ध्वनि का परावर्तन कैसे, मतलब कहां पर कैसे होता है इसके बारे में बताया गया। देखिए, ध्वनि का परावर्तन कहेंगे जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराए, किसी बड़ी कठोर सतह से टकराकर क्या हो जाती है, वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। जब कोई ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराने के बाद वापस अपने माध्यम में लौट जाती है। और आपको एक बात और बताई गई कि जब ध्वनि क्या होती है, जब वापस लौट कर आती है तो हमें सुनाई देती है। जब ध्वनि क्या होती है, जब वापस लौटती है तो हमें सुनाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको। इको या प्रतिध्वनि। क्या कहते थे? इको या प्रतिध्वनि। तो जब वही जो ध्वनि हम बोल देते हैं वही क्या होता है, जब किसी सतह से टकराकर, सरफेस से टकराकर वापस हमें सुनाई देती है तो उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। अब देखिए, एक बात बताई गई कि जो प्रतिध्वनि होती है यह परावर्तन पर निर्भर करती है ना। और उसके बाद बताया कि जो मान लीजिए कि अगर किसी भी कहीं पर हम हैं और हमें क्या करना हो, हमें किसी इको को यानी कि प्रतिध्वनि को पूर्ण रूप से स्पष्ट सुनना हो तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब जो श्रोता है सुनने वाला उसके और जो परावर्तक सतह उसकी बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो बताया गया था 17.2 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर या 56 फीट। कितना होना चाहिए? 56 फीट या 17.2 मीटर होना चाहिए। अब देखिए, इसमें बताया गया कहीं कहीं पर क्या होता है कि मिनिमम दूरी तो कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। लेकिन होता क्या है, कभी हम किसी बंद कमरे में रहते हैं फिर भी हमारी जो आवाज टकराती है वो क्या होता है, हम उसे सुन लेते हैं। तो ऐसा क्यों? अब यहाँ पर देखिए, क्या बंद कमरे की बात नहीं, तो भाई यहाँ तो जो कमरा होगा वो 17.2 मीटर का, तो कोई जरूरी कितना ही हो, कम भी हो सकता है। तो जो कम वाली ध्वनि होती है, मतलब कम, जहां से क्या होगा, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कोई श्रोता है सुनने वाला और यहाँ से क्या है, यहाँ से ध्वनि टकराकर वापस आ रही है, तो जब ये श्रोता और जो परावर्तक सतह है दोनों के बीच की दूरी, जब दोनों के बीच की दूरी क्या हो कि जब श्रोता और जो ये हमारा जहां परावर्तक सतह है उन दोनों के बीच की दूरी अगर 17.2 मीटर से कम है, क्या है? 17.2 मीटर से कम है, तब भी हम क्या करते हैं, उसे सुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताया कि कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए। लेकिन कभी क्या होता है कि इससे कम की ध्वनि कम दूरी पर होते हुए भी हम क्या करते हैं, प्रतिध्वनि को सुन लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस कारण से होता है कि वहां पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो हम किस कारण से सुनते हैं? परावर्तन के कारण सुनते हैं। लेकिन वहां पर जब होता है ना, जब कम दूरी पर 17 मीटर से कम दूरी पर क्या करते हैं, हम इसको सुन लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और आपको बताया गया मल्टीपल से क्या कहते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते थे? रिवर्बरेशन। क्या? रिवर्बरेशन। अब देखिए, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, कहां तक बढ़ते हैं? देखिए, जो रिवर्बरेशन होता है ना, इसी को इकोइज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोइज्म। इकोइज्म या रिवर्बरेशन, या इसको हिंदी में अनुरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरणन। अब देखिए, यह इकोइज्म या रिवर्बरेशन या अनुरणन यह क्या होता है? तो अभी बताया गया कि जब क्या हो, जब काम क्या हो, जब किसी मान लेते हैं किसी बंद कमरे में हो, किसी हाल में हो, और क्या हो कि हम जब आवाज लगाएं तो जो हमारी आवाज होती है वो एक बार हमने आवाज लगाई तो कई बार टकराती है। मतलब
कैसे इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर दीवार से टकराई, फिर उसके बाद इसका परावर्तन होगा। हमने तो एक ही बार बोल दिया, लेकिन वो क्या होगी, हाथ में टकराती रहेगी, ऐसे यहाँ पर टकराएगी, फिर यहाँ पर टकराएगी, फिर यहाँ पर टकराएगी, फिर ऐसे मतलब आपस में क्या होती रहेगी, टकराती रहेगी और सुनाई देती रहेगी, जब तक कि क्या हो, ध्वनि समाप्त न हो जाए। तो यह जो विधि है ना, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, इकोइज या रिवर्बरेशन या क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। तो कोई भी ध्वनि को क्या करते हैं वह, या इसी को देखिए जो अनुरणन होता है अभी बताएंगे, इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, या इकोइज में, या ये तीनों बातें क्या है, सेम है। अब ये होता क्या है, तो अभी बताएंगे कि जब हम क्या करें, किसी बड़े आग में आवाज लगाएं और वह आवाज टकराकर कई बार सुनाई दे, मतलब बार बार उसका परावर्तन हो और वह बार बार सुनाई दे, जब तक वह समाप्त न हो जाए। तो इस दशा को, यह जो ध्वनि के परावर्तन यानी कि कह सकते हैं प्रतिध्वनि का जो गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोइज्म या अनुरणन कहते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है ध्वनि का वेग। ध्वनि का या ध्वनि की चाल, क्या, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए जो ध्वनि की चाल होती है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम लोग का है ध्वनि की चाल या स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ध्वनि होती है इसमें, अच्छा एक और बात, जैसे क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, तो बताया गया है कि जो ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे होता है ऐसे। अब क्या होता है कि यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, इसको भी क्रस्ट बोलते हैं। दो क्रस्टों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, दो श्रृंगों के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है कि जो ध्वनि होती है, क्या, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, और वो कितना होती है, 1 मीटर होती है, कितना, 1 मीटर। तो यह बात ध्यान रखनी है, कभी कभी यही से प्रश्न बन जाता है कि ध्वनि की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो बहुत अधिक होती है, कितनी, 1 मीटर होती है, कितनी होती है, 1 मीटर होती है। अब देखिए यहाँ पर ध्वनि की चाल की बात है, जो ध्वनि की चाल को कई ऐसे कारक है जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या नहीं भी कर पाते। जैसे अगर हम लेते हैं, जैसे क्या होता है कि जो ध्वनि है ऐसे, कभी कभी ऐसे ही प्रश्न बन जाता है, यदि दाब को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल हो जाएगी, 2 गुनी 4 गुनी अपरिवर्तित रहेगी, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो दाब का प्रभाव देखेंगे पहले, दाब, प्रेशर। अब देखिए जो दाब होता है, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जो ध्वनि होती है वह दाब पर निर्भर नहीं करती, जो ध्वनि होती है वह क्या होती है, वह दाब पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि ध्वनि का जो होता है वह दाब, जो ध्वनि होती है उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला पॉइंट, दाब की बात अगर करें कि ध्वनि की चाल में दाब का क्या प्रभाव होगा, तो ध्वनि की चाल में अगर देखिए दाब बढ़ा दिया जाए तो जो ध्वनि की चाल है वह अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि जो ध्वनि की चाल होती है वह दाब पर निर्भर नहीं करती है। आई बात समझ में, जो ध्वनि की चाल होती है वो क्या होती है, वह दाब पर निर्भर नहीं करती है। वैसे मान लीजिए ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकेंड है। अब दाब कुछ भी हो, अगर उस दाब को 2 गुना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए, तब भी क्या होगा, जो ध्वनि है जितनी उसकी स्पीड है उसकी स्पीड वही बनी रहेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या होता है कि जो ध्वनि होती है उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। आई बात समझ में, तो जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, वह दाब से मुक्त होती है, उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी बताइए ध्वनि पर क्या होता है कि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए जिस क्षेत्र में दाब अधिक होता है, क्या होता है, दाब अधिक हो जाता है। तो दाब अधिक हो जाने के कारण वहां पर क्या होता है, देखिए दाब अधिक होता है तो वहां पर जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, मान लेते हैं कि जैसे ठोस है ना,
सोचने ही मानते हैं कि यहाँ पर दाब कहीं पर अधिक है ना, तो जब दाब अधिक होगा तो उसमें क्या होगा, कम ही क्षेत्र में अधिक कण मौजूद होते हैं। दाब अधिक होने के कारण कम क्षेत्र में अधिक कण मौजूद होते हैं। लेकिन जहाँ पर दाब क्या होता है, दाब कम होता है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर कण क्या होते हैं, अधिक दूर दूर पर होते हैं और उनके बीच जो बल होता है वो क्या होता है, कम होता है। जिसके कारण से मान लीजिए अगर इसको ऊर्जा दिया जाए तो ये क्या होगा, जल्दी से अपने अगले वाले को देगा और वह अगले वाले को जल्दी से देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अधिक होने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे से अत्यधिक बड़े होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक दूसरे को जल्दी से ऊर्जा ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि जो ध्वनि होती है उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए एक होता है ह्यूमिडिटी, क्या अगला ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। अब देखिए ये होता है कि आर्द्रता का प्रभाव या ह्यूमिडिटी जो होती है इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ध्वनि पर, तो ध्वनि पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। और कैसे पड़ता है, यदि आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है कि यदि आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं थी। अगर क्या होगा, अगर आर्द्रता बढ़ेगी, क्या होगा, आर्द्रता बढ़ेगी तो जो ध्वनि की चाल है वो भी क्या होगी, तब जो ध्वनि है यानी कि जो साउंड है, साउंड की जो चाल है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, आर्द्रता बढ़ेगी तो जो ध्वनि की चाल होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए आर्द्रता बढ़ने का मतलब क्या है कि जो हमारी वायु है, वायु में क्या हो जाए, नमी अधिक हो जाए। क्या हो जाए, वायु में नमी क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो जब वायु में नमी अधिक होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे कि आर्द्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब आर्द्रता बढ़ेगी या वायु में नमी की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, तो जो ध्वनि है उसकी चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जब क्या होगा, जब आर्द्रता बढ़ी तो चाल क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन जब आर्द्रता घटेगी, जब क्या होगा, जब आर्द्रता घटेगी या कम होगी, क्या होगी, घटेगी या कम होगी, तो उस समय जो ध्वनि की स्पीड होगी क्या होगी, जो साउंड की स्पीड होगी, जो साउंड की स्पीड होगी वो भी क्या होगी, वो भी घट जाएगी या कम हो जाएगी, घट जाएगी या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि यदि हम क्या करें, यदि आर्द्रता को अगर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जब आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो आर्द्रता का मतलब होता है वायु में जो नमी उपस्थित है उसी को हम क्या करते हैं, आर्द्रता। तो मानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जब आर्द्रता बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वायु में नमी की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब वायु में नमी की मात्रा बढ़ेगी या आर्द्रता, उसी की बात हुई कि उसी को हम क्या कर सकते हैं कि आर्द्रता बढ़ेगी। जब आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, घटेगी, तो उस समय जो साउंड ऑफ स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड यानी कि जो ध्वनि की चाल है वो भी क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, जो आर्द्रता है, आर्द्रता को अगर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जो हमारी ध्वनि की चाल होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जो अब जब क्या करेंगे, आर्द्रता को घटाएंगे तो जो ध्वनि की चाल होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर वायु में नमी अभी अब क्यों होगा, अभी बताइए कि आर्द्रता को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए जब आर्द्रता को हम क्या करेंगे, जब हम आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि जब वायु में, देखिए आर्द्रता बढ़ने का मतलब क्या है कि वायु में नमी का बढ़ना, क्या, वायु में नमी का बढ़ना। तो जब वायु क्या होगी, वायु में नमी अधिक होगी, वायु में क्या होगा, नमी अधिक होगी, तो जो उसका घनत्व होगा वह कम होगा। क्या होगा, कम होगा। जो घनत्व होगा वो क्या होगा, कम होगा। वायु में क्या होगा, वायु में अगर नमी अधिक होगी तो जो उसका घनत्व होगा वह कम होगा। आई बात समझ में। अब देखिए अगर वायु में नमी कम होगी, देखिए वायु में नमी क्या होगी, अधिक हुई, तो जो घनत्व होगा वो क्या होगा, कम। इस बात को ध्यान रखिएगा, वायु में अगर नमी अधिक होगी तो घनत्व उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन वायु में नमी कम हो जाए तो नमी कम होने का मतलब वायु कैसी होनी चाहिए, तब जब नमी उसमें रहेगी नहीं तो जो वायु होगी वो कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, शुष्क। तो वायु में नमी कम हो जाए इसको हम क्या कर सकते हैं, शुष्क वायु। क्या कर सकते हैं,
शुष्क वायु। अब वहां पर क्या है कि वायु में नमी अधिक हो जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नमी युक्त वायु, क्या कर सकते हैं, नमी युक्त वायु। इसको जब वायु में क्या हो, नमी कम हो जाए यानी कि समाप्त हो जाए, तो जब नमी रहेगी नहीं तो क्या हो जाएगी, शुष्क वायु हो जाएगी। तो जो शुष्क वायु होती है उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व अधिक होता है, जो उसका घनत्व होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए अभी बताया गया जब वायु क्या होगी, नमी युक्त होगी या नमी युक्त जब वायु होगी तो उसमें क्या होगा, उसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। अगर शुष्क वायु होगी मतलब सूखी हुई वायु होगी तो क्या होगा, उसका घनत्व अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, अभी बताया गया आर्द्रता के बारे में क्या बताया गया कि अगर आर्द्रता बढ़ेगी, आर्द्रता मतलब क्या, वायु में नमी, अगर वायु में नमी की मात्रा बढ़ेगी तो जो ध्वनि की चाल होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नमी बढ़ी या तो क्या होगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा। अगर नमी क्या होगी, कम हो जाएगी यानी कि वायु शुष्क हो जाएगी तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए इसी कारण का मतलब यह है कि आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, वायु का जो ध्वनि का वेग है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आर्द्रता कम होगी तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए इसका एक उदाहरण है, उदाहरण यह है कि जैसे क्या होता है कि बरसात के समय में, कब, अभी इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। बरसात के समय में क्या होता है कि जो सीटी होती है ना, जैसे क्या होता है बरसात के समय अगर हम सीटी बजाते हैं तो क्या होता है, उसकी आवाज अधिक दूर तक सुनाई देती है। बरसात के समय में जब हम क्या करते हैं, जब सीटी को बजाते हैं तो सीटी की आवाज अधिक दूर तक सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, तो अधिक दूर तक सुनाई देने का कारण यही है, यही जो भी बताया गया नहीं क्या होगा, जो ध्वनि होती है यहाँ पर बताया गया कि क्या होगा, जैसे आर्द्रता बढ़ेगी ध्वनि क्या होगी, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बरसात के समय में जो वायु होती है वो अधिक नमी युक्त होती है, मतलब उसमें क्या होता है, आर्द्रता उसकी अधिक होती है। जब आर्द्रता अधिक होती है तो जो सीटी बजाता है तो क्या होता है, उसकी आवाज अधिक दूर तक जाती है। अब देखिए यहाँ पर यहीं से एक सूत्र का निर्माण होता है कि जो ध्वनि का वेग होता है, क्या होता है, जो ध्वनि का वेग होता है वह, जो ध्वनि का वेग होता है वह क्या होता है, वह घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है, जो ध्वनि का वेग होता है वह घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि v इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। यहाँ से भी एक सूत्र होता है, क्या होता है कि जो ध्वनि की चाल होती है, v क्या है, ध्वनि की चाल है, क्या है, ध्वनि की चाल है, और यहाँ पर जो d है वह क्या है, डेंसिटी यानी कि घनत्व है, क्या है, घनत्व। तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि जब क्या करेंगे, जो हमारा वेग है यह बढ़ेगा घटेगा या किस पर निर्भर करता है, तो यह d के मान पर निर्भर करता है। जैसे यहीं पर अगर देखते हैं तो क्या होगा, v बराबर मान लेते हैं 1/, अगर √d करते हैं तो अगर यहाँ पर d का मान अगर 4 रखेंगे, d का मान मान लेते हैं 4 रखेंगे सपोज दैट, तो क्या होगा, जब d का मान 4 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, √4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ से v बराबर निकला 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 आया ना। अगर इसका मान बढ़ा रहे हैं हम 4 की जगह हमने क्या कर दिया, हम मान लीजिए 4 की जगह हमने कर दिया 16, कितना, 16। अब क्या हुआ, इसका मान हमने बढ़ाया, देखिए पहले कितना था, 4 था, तो इसका मान b का मान कितना है, 1/2। अब हमने क्या कर दिया, जो d था उसका मान हमने बढ़ा दिया, अब 4 का कितना कर दिया, अब 16 कर दिया, तो इसका मान कितना आएगा, 1/4। तो यहाँ पर देखिए 1/2 अधिक है कि 1/4, यह अधिक है ना, यह क्या है, यह अधिक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम क्या करें, जब d का मान कम कर रहे हैं, पहले क्या था, d का मान 4 था, तो जब d का मान कम था तो v का मान क्या था, अधिक था। लेकिन जब d का मान क्या हुआ, अधिक हो गया, तो जो v का मान है वो क्या आ गया, कम आ गया। तो यहाँ से होता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√d, मतलब जो वेग होता है ध्वनि का वह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वह घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर घनत्व क्या होगा, घनत्व आगे देखिए यहाँ से पता चलना, घनत्व क्या है, घनत्व अगर कम है तो वेग क्या होगा, अधिक होगा। d का मान कम होगा तो b का मान क्या होगा, अधिक होगा। अगर यहाँ पर क्या किया हमने, घनत्व को अधिक किया, d का मान बढ़ाएंगे तो b का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। यही बात समझे, तो यही बात यहाँ से है, यही है यहाँ पर करने का मतलब है कि जब देखिए क्या होता है कि जो वायु होती है अगर वह नमी युक्त होती है तो उसमें क्या होता है कि उसका घनत्व कम होता है, और जब घनत्व कम होता है तभी बताया गया v व्युत्क्रमानुपाती किसको होता है, 1/√d के। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब वायु नमी युक्त होगी मतलब क्या होगी, वायु में आर्द्रता अधिक होगी तो उसका घनत्व क्या होगा,
कम होगा। तो बताइए जब डी का मान कम होगा तो डी का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब y में नमी युक्त होगी या y में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी तो उसमें उसका घनत्व क्या होगा, जब घनत्व कम होगा तो उसमें ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जो ध्वनि की चाल होगी वह क्या हो जाएगी, जो ध्वनि की चाल होगी वह भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। आई बात समझ में। जब क्या हो, जब y में आर्द्रता अधिक हो चाहे y में नमी अधिक हो तो उस समय क्या होगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा और घनत्व कम होने के कारण उसमें क्या होगा कि जो ध्वनि की चाल है वह अधिक हो जाएगी। कहां से अधिक होगी, तो यहाँ पर पता चला कि जो ध्वनि की चाल होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, घनत्व के। तो जब घनत्व, भैया यहाँ से देखिए, जब घनत्व क्या होगा, घनत्व कम होगा, यहाँ पर हुआ ना नमी बढ़ी तो घनत्व क्या होगा, कम। जब घनत्व कम होगा तो जो वेग है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, नीचे नीचे घनत्व अधिक हो रहा है तो जब डी का मान अधिक होगा तो डी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो शुष्क वायु में क्या होता है कि जो ध्वनि की चाल होती है वह कैसी होती है, कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। तो आशा है ये बातें समझ में आई होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे जैसे भी पता चला कि क्या होता है, आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो जो हमारा घनत्व होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो घनत्व कम होगा तो वायु का वेग क्या होगा, अधिक, मतलब जो वायु होगी उसमें क्या होगा, जो ध्वनि होगी उसका वेग क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक अगला पॉइंट आता है माध्यम का प्रभाव। किसका, माध्यम का प्रभाव, माध्यम का प्रभाव। अब देखिए इसमें होता क्या है कि माध्यम का प्रभाव, इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें जब क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जब हम माध्यम की दिशा में क्या करें, जब हमारी ध्वनि माध्यम की दिशा में गति करे, जब जो क्या हो, जो ध्वनि हो, ध्वनि की चाल या जो ध्वनि हो वह क्या हो, वह माध्यम की दिशा में गति करे। किस दिशा में, माध्यम की दिशा में गति करे तो उस समय ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगी। देखिए माध्यम की दिशा में गति करने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए हवा बढ़ रही है, क्या हो रहा है, हवा बढ़ रही है और हवा उस दिशा में जा रही है। अब हमने क्या किया, इधर से आवाज लगाई तो यहाँ पर क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। आवाज लगाई हमने इधर से, अब क्या होगा, आवाज भी हमने उधर लगाई और हवा किधर, किस साइड बढ़ रही है, उसी साइड की तरफ हवा भी क्या हो रही, जा रही है। तो जो क्या होगा, हवा क्या है, एक माध्यम है। तो जब माध्यम की दिशा में क्या होगा, जब माध्यम की दिशा में ध्वनि जाएगी तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब माध्यम की दिशा में ध्वनि का वेग जाएगा तो जब ध्वनि जाएगी तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, माध्यम की दिशा में अगर ध्वनि गमन करती है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हवा उस साइड बढ़ रही है, उधर की उस दिशा में बढ़ रही है और जो हमारी ध्वनि, हम क्या करें, हम उधर से बोल रहे हैं इधर किसी को, तो जो हमारी ध्वनि होगी वो क्या होगी, हवा के विपरीत हो गई। हवा की दिशा क्या हो गई, हवा माध्यम में, माध्यम की दिशा क्या हो गई, विपरीत। तो जब ध्वनि क्या हो जाती है, माध्यम के विपरीत हो जाती है तो उसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है। हो जाएगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इधर से हवा बढ़ रही है उस साइड और उधर से हम क्या करें, आवाज लगा रहे हैं। जब हम उधर से आवाज लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जब उधर से आवाज लगा रहे हैं तो जो ध्वनि है वह क्या होगी, वह इधर ही ट्रेवल कर रही है और जो हवा है वो इधर उधर ट्रेवल कर रही है। तो उसमें होगा क्या कि जो हमारी ध्वनि होगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि माध्यम का प्रभाव क्या होता है, जब ध्वनि क्या करेगी, जब माध्यम की दिशा में गति करेगी तो उस समय ध्वनि की गति क्या होगी, अधिकतम होगी। लेकिन जब माध्यम की विपरीत दिशा में गति करेगी तो उस समय क्या होगा, ध्वनि की जो गति होगी वो क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। देखिए हो सकता है कि बातें बकवास लग रही हो, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगर जो भी क्लास है इसको अटेंड करने के बाद आप क्या करिए, आप जो प्रैक्टिस है ना, जो इससे जुड़ी जितनी भी साउंड से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करिए। उसके बाद पता चलेगा कि हाँ हमने क्या किया है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने समय क्या किया, अपना स्पेंड नहीं किया है। और वहां पर क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव आपको उस समय देखने को मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अभी बताया गया कि जो ध्वनि है वह क्या होती है, माध्यम पर निर्भर करती है। क्या होगा कि माध्यम की दिशा में जब गति करेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम। लेकिन माध्यम की विपरीत होगी तो क्या होगा, उसका जो वेग होगा वह क्या हो जाएगा, मिनिमम, यानी कि कम हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद एक अगला पॉइंट आता है। इसमें देखिए जैसे क्या होता था कि जो प्रकाश होता था, प्रकाश में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं देखा होगा आपने तो पिछली क्लास की जो वीडियो होगी जो कि प्रकाश से, लाइट से रिलेटेड होगी, वहां पर उसको देख सकते हैं। देखिए होगा क्या कि यहाँ पर क्या होता है कि जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, इसमें क्या होता है कि तरंग जब ये क्या होती है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ध्वनि है, यहाँ से हमने आवाज लगाई, इधर
कुछ और माध्यम है और इधर क्या है कुछ और। मान लेते हैं कि इधर वायु है, इधर क्या है जल, तो क्या होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर ट्रेवल करेगी, जाएगी ना। तो यही इसी की बात कर रहा है, जब ध्वनि क्या कर रही हो, जब ध्वनि जो साउंड होती है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। कहां पर जाए, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो देखिए जब क्या होगा, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पर क्या होगा कि उसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ और उसकी स्पीड यानी कि वेग, उसका वेग, तरंगदैर्ध्य और उसका वेग यानी कि जो वेवलेंथ होगी और जो उसका स्पीड होगा, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो जब क्या होगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्ध्य और उसका वेग दोनों बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलता है, वह क्या है, वह फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, यह क्या होती है, यह नहीं बदलती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब क्या हो, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्ध्य और उसका वेग, उसकी जो वेवलेंथ होती है और उसकी जो स्पीड होती है दोनों चेंज हो जाती है, दोनों बदल जाती है। लेकिन जब क्या हो, इस समय जब क्या होता है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्ध्य और उसकी जो वेग होती है दोनों क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, लेकिन एक चीज नहीं बदलती है और वो क्या है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसकी वेवलेंथ और उसकी स्पीड दोनों चेंज हो जाती है, लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वह बदलती नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ध्वनि की चाल देखते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल पहले देखते हैं, हवा या वायु में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल। अब देखिए हवा में ध्वनि की चाल, तो यहाँ पर देखते हैं हवा में ध्वनि की चाल क्या होगा कि देखिए सबसे पहले न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया कि जो साउंड होती है इसका गैसों में, हवा कही या आइसो गैस कही, बात सेम है। क्या होगा कि जो न्यूटन है, न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन ने सबसे पहले हवा में ध्वनि का वेग निकालने का प्रयास किया। सबसे पहले प्रयास किसने किया, न्यूटन ने किया, लेकिन जो इनका प्रयास था वह असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। तो न्यूटन के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं लाप्लास। कौन, लाप्लास नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा, देखिए जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने क्या किया, हवा में ध्वनि की वेग निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या रहे, असफल रहे। लेकिन लाप्लास आया, और जो लाप्लास आए इन्होंने एक सूत्र दिया। क्या कहा कि अगर किसी भी गैस में अगर ध्वनि की चाल ज्ञात करनी हो, क्या करनी हो, गैस में अगर ध्वनि की क्या करनी हो, चाल ज्ञात करनी हो, गैस में ध्वनि की चाल ज्ञात करनी हो, तो इन्होंने एक सूत्र दिया कि किसी भी गैस में ध्वनि की चाल v बराबर अंडर लैम्डा p बाई डी। इन्होंने एक सूत्र दिया, किसका सूत्र है, लाप्लास का सूत्र है। लाप्लास ने क्या बताया कि किसी भी गैस में अगर हमें क्या करना हो, ध्वनि की चाल ज्ञात करना हो, तो उसके लिए ध्वनि की चाल v बराबर क्या होगा, अंडर लैम्डा p अपॉन डी। अब देखिए यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या है, लैम्डा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, इसको लैम्डा कहते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। जो यहाँ पर P है, P क्या है, प्रेशर यानी कि दाब है। D क्या है, डेंसिटी यानी कि क्या है, घनत्व है। D क्या है, घनत्व है। अब देखिए इन्होंने जो लाप्लास का सूत्र था वो क्या था, v बराबर अंडर रूट, पूरा होल अंडर रूट है यहाँ पर, अंडर रूट लैम्डा इनटू p बाई d। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा क्या है, नियतांक है, p क्या है, दाब है, प्रेशर है, और जो d है वो क्या है, घनत्व है यानी कि डेंसिटी है। अब देखिए यहाँ से तो ये लाप्लास का सूत्र हो गया, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पर लैम्डा जो है, लैम्डा का भी मान होता है, मतलब लैम्डा जो है यह भी क्या होता है, यहाँ पर तो कांस्टेंट है लेकिन लैम्डा का भी सूत्र होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है, Cp बाई Cv। क्या होता है,
लेमडा इक्वल टू Cp बाई Cv। अब देखिए यहाँ पर Cp क्या है, तो स्थिर दाब पर, किस पर, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ से प्रश्न बनता है या यहाँ से पूछा जाता है। देखिए यहाँ से लेमडा का मान पूछा जाता है, लेमडा का मान कितना होता है तो वो भी बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, लेमडा बराबर Cp बाई Cv। अब जहाँ पर Cp क्या है, देखिए P का मतलब प्रेशर, क्या प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या होगा, दाब होगा, और दोनों में क्या होगा, कैसा होगा, स्थिर होगा। तो जो Cp है यह क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। और जो Cv है यह क्या होगा, यह स्थिर, भी मतलब आयतन, क्या होगा यहाँ पर आयतन होगा, तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। क्या होगा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो लाप्लास ने विभिन्न गैसों में क्या किया, ध्वनि का चाल निकालने के लिए कौन सा सूत्र दिया, V बराबर अंडर रूट लेमडा इंटू P बाई D। अब देखिए यहाँ से जो लेमडा है वो क्या है, नियतांक है, P क्या है, दाब है, और D क्या है, घनत्व है। अब यहाँ से जो लेमडा है, लेमडा बराबर V होता है, लेमडा बराबर क्या होता है, Cv अपान Cv, और Cp क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, स्थिर, जो Cv है क्या है, स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा की यहाँ पर बात आई, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही होगी तो विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है, इसको देख लेते हैं। किसी भी, मान लेते हैं क्या हो, किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना, तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो विशिष्ट ऊष्मा की बात की जाए तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या होगी, तो किसी भी द्रव की 1 अंश सेंटीग्रेड, किसी भी द्रव का 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए उसमें जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो आशा है जो बातें बताई गई ये समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में, स्पीड मतलब जो ध्वनि की चाल है इसके बारे में, मतलब और भी जो बातें हैं उसको क्या करेंगे, जानेंगे। यहीं पर हम लोग का क्लास ओवर होता है। अगर जो भी बातें आपको बताई गई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।